नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत, वेलकम फार्मर्स लव फैमिली में। हालांकि इस फैमिली का एक नया मेंबर जो कि आपके सामने है, विकास गुजर, और लेकर आया है यूजी कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर, इंग्लिश। हालांकि ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है, और राजस्थान जो कि हिंदी भाषी प्रदेश है, जहाँ पर इस लैंग्वेज को लगभग एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। इस लैंग्वेज में बात करना, इसको लिखना, इसको पढ़ना, इसको समझना एक हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सबसे मुश्किल कार्य होता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सही जगह पर और सही समय पर हैं। और ये वादा रहेगा मेरा आपसे कि आपका फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें इंग्लिश में आपका स्कोर भी अच्छा होगा, और फेल की तो मैं बात ही नहीं करता। मेरा नाम विकास गुजर है, और शुरू करते हैं आज की अपनी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास, परिचयात्मक क्लास कक्षा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप इस लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, उन टॉपिक्स का आपके सिलेबस में क्या रोल रहेगा, आपकी लाइफ में क्या रोल रहेगा। क्योंकि जितने भी टॉपिक्स आपके एग्रीकल्चर में दिए हुए हैं, उसे इसलिए मत पढ़ना कि मुझे सिर्फ क्लास पास करनी है। ये टॉपिक्स आपके हर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आएंगे। इसलिए हैव द पेशेंस एंड फोकस इन द क्लास। लेट्स बिगिन इट। दिस इज योर सिलेबस। इन द सिलेबस फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति जो लिखी हुई है, पहली लाइन जो इस सिलेबस की लिखी हुई है, अगर आप फोकस करें, अगर आप देखें, तो लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। और इसी से मैं जाऊंगा सबसे पहले लैंग्वेज। व्हाट इज द रोल ऑफ द लैंग्वेज? द लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस द व्यूज एंड द ओपिनियंस ऑन वॉट एवर वी हैव इन आवर ब्रेन टू अदर्स। भाषा का कार्य होता है आपके विचार, आपके ख्यालों को एक माध्यम प्रदान करना और दूसरे तक, सुनने वालों तक उसे पहुंचाना। और लैंग्वेज में सबसे पहली चीज आती है कम्युनिकेशन। भाषा का माध्यम है, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब संवाद, बातचीत करने का एक माध्यम होती है लैंग्वेज। वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी है, चाइना भी है, चाइनीज लैंग्वेज भी है। तो कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन तब पूरा होता है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, अगर कम्युनिकेशन को देखा जाए, कम्युनिकेशन की परिभाषा को देखा जाए, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को अगर देखा जाए, तो कम्युनिकेशन होता है जब दो व्यक्ति अगर आज बात कर रहे हैं, जिस माध्यम में वो बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं, तो उसे सफल कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड दैट इज द रियल कम्युनिकेशन, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन। दिस कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ। हिंदी में हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो राजस्थानी भाषा में, राजस्थान में भी कई ऐसी भाषाएं हैं, राजस्थान में भी कई ऐसी भाषाएं हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम वो हमारी मातृभाषा नहीं है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज भी एक फॉरेन लैंग्वेज है, और इस फॉरेन लैंग्वेज को सबसे पहले कॉम्प्रीहेंड करना, दिस कॉम्प्रीहेंशन वर्ड, ये जो वर्ड है ये किससे आया है? कॉम्प्रीहेंड से आया है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? देर आर फोर स्किल्स टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज, to comprehend a language, or to learn a language. These four skills are LSRW, LSRW. These are the four basic skills to learn any language. L, listen, speak, read,
एंड राइट। और अगर आप इन तीनों इन चारों स्किल्स में सक्षम हैं और कर सकते हैं तो आप उस भाषा में पकड़ रखते हैं। इनका भी कॉम्बिनेशन चलता है एल और आर, एल और एस। अगर आप अच्छा सुनते हैं तो ये पक्का है कि आप उस भाषा को अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। और अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप उस भाषा को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन में चलता है। इसीलिए आपका जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसका टाइटल रखा गया है फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड देन इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इसको सक्षम है समझने के अंदर, तो आप उसमें बातचीत करें, कम्युनिकेट करें। देयर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड राइटिंग। एंड बोथ द मोड्स, दोनों के दोनों जो मोड हैं वो आपके इस पूरे सिलेबस में समाये हुए हैं। भाषा को सही तरीके से हम तब बोल सकते हैं जब हमें भाषा की व्याकरण का ज्ञान हो, और व्याकरण को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आपके सिलेबस की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका वॉर माइनस शूटिंग। इट्स एन ऐसे, ये एक ऐसे है रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल एक पॉलिटिकल इंग्लिश राइटर हैं। तो इनके बारे में और डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो थ्रू दिस चैप्टर, और आपको बहुत मजा आएगा इस ऐसे को पढ़ने में। डेलिमा अ लेमैन लुक्स एट साइंस, रेमंड बी फॉस्डिक। ये इनका ऐसे है। लेमन लुक्स एट साइंस, रेमंड एस फॉस्डिक। क्योंकि एग्रीकल्चर भी साइंस का ही एक भाग है, साइंस का ही एक सदस्य है, तो इस वजह से इस चैप्टर को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। यू एंड योर इंग्लिश, योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश, रिटन बाय जीबी शाह। ये अमेरिकन राइटर रहे जीबी शाह। तो इनका जो चैप्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स टू व्हाट द टॉपिक, ग्रामर टॉपिक। फंक्शनल ग्रामर में आते हैं ये। फंक्शनल ग्रामर का मतलब होता है ग्रामर के वो टॉपिक्स जो कि फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं इन द मेकिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को स्टडी करने में, पढ़ने में। और सबसे पहली जो यूनिट है वो आपके है एंटोनिम और सिनोनिम्स। एंटोनिम और सिनोनिम्स आपकी वोकेबलरी से रिलेट करते हैं। वोकेबलरी का मतलब होता है शब्द, शब्दों का भंडार। तो जितना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से रीड कर पाएंगे, बेसिक रूल, अगर वोकेबलरी को बढ़ाने का है, वोकेबलरी को एनरिच करने का है, समृद्ध बनाने का है, तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस लैंग्वेज की किताबों को पढ़ो। और जितने भी नए शब्दों से आप कांटेक्ट में आते हैं उन सारे शब्दों को लगभग एक बार डिक्शनरी में देखो। अगर आप एक बार उन शब्दों को डिक्शनरी में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो शब्द आपके परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे और आप काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। 2 या 3 बुक इंग्लिश की अगर पढ़ लेते हैं या 2 या 3 चैप्टर आप इंग्लिश के पढ़ लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप 4th चैप्टर को ईजी और कंफर्टेबल तरीके से पढ़ पाएंगे। और उसी में एंटोनिम और सिनोनिम आते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम क्योंकि वर्ड से, वोकेबलरी से रिलेट करते हैं, वोकेबलरी वर्ड से रिलेट करती है। और भाषा की जो सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अल्फ़ाबेट, सेकंड होता है वर्ड। अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन इफ इट इज रिवील, इट रिवील्स अ सेंस। अल्फा अक्षरों का ऐसा समूह है जो क्या करता है, एक सेंस मतलब निकलता है, उसे हम शब्द बोलते हैं और शब्दों में आता है एंटोनिम और सिनोनिम। ये दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। सिनोनिम इज द अपोजिट ऑफ एंटोनिम, और वाइस वर्सा वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं एंटोनिम इज द अपोजिट ऑफ सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक या समान अर्थ देने वाले शब्द। जरूरी नहीं है कि वो अर्थ एग्जैक्ट सिमिलर हो। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आप बोलते हो लुक, और लुक का मतलब होता है सी। लुक का मतलब भी क्या है, देखना। सी का मतलब भी देखना। उसी तरीके से फील, फील का मतलब
फील, फील का मतलब महसूस करना, और उसी तरीके से सीम, सीम का मतलब भी प्रतीत होना। ये सारे के सारे समानार्थी शब्द हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो ये सिनोनिम, समानार्थी या समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, जो विपरीतार्थी, विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं या विपरीत भाव देते हैं, विपरीत अर्थ बताते हैं, उनको एंटोनिम बोलते हैं। होमोफोन्स, होमोफोन्स का मतलब होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोनाउंसिएशन, फोन्स का मतलब फोनेटिक्स से रिलेट है, फोनेटिक्स सीधा का सीधा संबंध रखता है उच्चारण से, प्रोनाउंसिएशन से, और जिसका प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। होमोनिम्स, जिनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो सकता है, लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है, उसको हम होमोनिम्स बोलते हैं। एंड ऑफन कंफ्यूज वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सिमिलर लगते हैं लेकिन होते अलग अलग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, यहीं पर दे देता हूँ। CONTENT, ये जो कंटेंट वर्ड है, इसको हम दो अर्थों में देख सकते हैं। एक तो होता है कंटेंट, विषय वस्तु, उस अर्थ में अगर देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं कंटेंट। और एक कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है, ये होता है कंटेंट, इसका मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। मेरी थोड़ी हिंदी खराब है, आप देख लेना, मैं बोल रहा हूँ संतुष्टि। तो कंटेंट और कंटेंट दोनों वर्ड्स स्पेलिंग में सेम है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन अलग है और इनका मतलब भी अलग है। एक कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु, एक का मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन इसका सिनोनिम है। उसके बाद अपन आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लिया हो, जो कि है नेक्स्ट TOEFL एंड द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। TOEFL का मतलब अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन, टेस्ट ऑफ, आई हैव टू राइट इट अगेन, वापस से लिखना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रामर में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, मेन टॉपिक जो है वो डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स का सब टॉपिक है आर्टिकल। प्रीपोजिशंस, ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को व्यक्त करते हैं, समय को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, प्रीपोजिशंस, ये इनके पहले यूज होते हैं नाउन के। वर्ब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द की एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, विदाउट इट, इसके बिना सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता और सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, तो वर्ब। और अगर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा कंसेंट नहीं है, समझौता नहीं है, जो कि सही है या सही नहीं है, अगर सही है तो सेंटेंस सही है, और अगर सही नहीं है तो डेफिनेटली सेंटेंस आपका कभी सही नहीं हो सकता है। और इसीलिए हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। हम एक बात को एक सीधे तरीके से भी बोल सकते हैं और एक बात को हम अलग अलग तरीकों से भी बोल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, अगर मोटा मोटा अर्थ मैं आपको बताऊं, किसी भी सेंटेंस को उसका अर्थ बदले बिना दूसरा रूप प्रदान कर देना या दूसरे तरीके से लिख देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और सिंथेसिस, कई दो सेंटेंसेस को, कई दो क्लोजेस को, और सेंटेंसेस यहाँ पे मैं क्लोजेस ऐड करूंगा, क्लोजेस को जोड़ देना, जोड़कर एक सेंटेंस बना देना, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस।
फिर आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि कब जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो उनके बीच में डायरेक्ट टॉक होता है, जो सेंटेंस उनको बोला जाता है उसे इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच कब होगा, जब एक लिसनर, जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, स्पीकर एंड द लिसनर। लेकिन जब लिसनर स्पीकर के सेंटेंस को किसी थर्ड व्यक्ति को कन्वे करता है या थर्ड पर्सन को कन्वे करता है तो हम उसे एक बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, the narration that is done or happened or occurred between speaker and the listener, that is the direct narration. And indirect narration, when this listener conveys the same message to the third person, that is called indirect narration. और डिटेल में स्टडी करेंगे कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, नियम क्या है, किस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल स्टडी में टॉपिक वाइज देखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक आता है वॉइसेस, जो कि डेफिनेटली आपके आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे। आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स के अंदर इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस उठे हुए हैं, सवाल पूछे गए हैं सिलेबस में से, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस भी शामिल है। जो टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं उन टॉपिक्स के अंदर अगर आप डीप जाओगे, थोड़ा सा गहराई में जाओगे, तो कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके क्वेश्चंस में तो पूछे गए हैं लेकिन सिलेबस में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक्टिव पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों है ऐसा? बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। असर्टिव सेंटेंस पूछा गया है, कंपाउंड सेंटेंस पूछा गया है, नेगेटिव सेंटेंस पूछा गया है, सिंपल सेंटेंस पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा गया है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपके डिफाइन करने में भी पूछे गए हैं और इनके यूजेस भी पूछे गए हैं। तो वो सिलेबस की इस यूनिट में हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मेजर यूनिट उनकी बताई हुई है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन वी स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम सबकी स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, इसके क्वेश्चंस आपके न्यू टाइप में पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं। और अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर का फर्स्ट पेपर अगर आप देंगे तो उसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, आरएस के पेपर में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं पे एक लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। समटाइम्स यूजी कोर्सेज एग्रीकल्चर में ये सोचा जाता है इंग्लिश इज अ बर्डन, एक बोझ है जो मुझे क्या करना है फर्स्ट ईयर में क्लियर करना है, सेकंड ईयर के बाद में मैं तो शक्ल उठा के नहीं देखूंगा इंग्लिश की। बट डोंट फॉरगेट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत इंग्लिश है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो डेफिनेटली परसों आपको किसी ना किसी कोचिंग क्लास में जाना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को स्टडी करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर द एंड इज व्हाट, इफ देर इज कन्फ्यूजन देर इज फेलियर। जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे फेलियर डेफिनेटली होता है। तो जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर किस लेवल पे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये सारे कोर्सेज इंग्लिश को कभी भी किसी भी यूजी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में फर्स्ट ईयर में हटाया नहीं गया है। आप चाहे बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, बीएससी कीजिए, बीटेक कीजिए, आप कोई सा भी यूजी कोर्स ले लीजिए, फर्स्ट ईयर के पेपर्स में एक पेपर इंग्लिश का होता ही है। क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। एंड ग्लोबल लैंग्वेज होने के साथ साथ आपको कम्युनिकेट इंग्लिश में करना पड़ेगा, आपको रिटन कम्युनिकेशन या स्पीकिंग स्पोकन कम्युनिकेशन जो भी है वो सारा इंग्लिश में होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पार्टिसिपेट करेंगे एज अ कैंडिडेट इन वेरियस एग्जामिनेशंस, यू विल हैव टू फेस द इंग्लिश पेपर। जब भी आप इन इंग्लिश के टॉपिक्स को पढ़ें तो एज अ बर्डन ना पढ़ें, आप ये सोचें यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन योर ओन पर्सनैलिटी और इन द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट विल डेफिनेटली एनरिच और enhance योर और ग्रूम योर सेल्फ। आपको क्या करेगी?
ग्रूम करेगी, आपको ग्रो करेगी, आपको बढ़ावा देगी और आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा निखार आएगा। इसलिए इन यूजी कोर्सेज में जो भी टॉपिक दिए हुए उनको बेस्ट वे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बेस्ट वे में प्रोवाइड करने के साथ ही आपको किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। लेकिन भूलना मत, बर्डन नहीं, फोकस। देन वी हैव राइटिंग स्किल्स। आपने सोचा है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रामर की बात की, वर्ड्स की बात की, वोकेबलरी की बात की, एंड देन आफ्टर 10th पे आकर 10th टॉपिक को रखा गया है रिटन स्किल्स। ऐसा क्यों? फर्स्ट में क्यों नहीं रखा गया? सिलेबस प्रिपेयर होता है तो इस तरीके से क्यों किया गया कि फर्स्ट में रिटन स्किल्स को रखना चाहिए था, देन आफ्टर ग्रामर पढ़ लेते? देर इज वॉट अ लॉजिक बिहाइंड वॉट प्रिपेयरिंग द सिलेबस इन दिस वे, एंड वाई दिस टॉपिक इज गिवन द 10th प्लेस, बिकॉज मैंने पहले ही कहा है, भाषा को सही तरीके से बोलने और लिखने के लिए, एक लैंग्वेज को सही तरीके से सीखने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ग्रामर की होती है। तो इसलिए ग्रामर के टॉपिक्स को फर्स्ट प्लेस, ग्रामर के टॉपिक्स में भी वर्ड्स को फर्स्ट प्लेस, एंड देन आफ्टर द फंक्शनल ग्रामर उसको सेकंड नेक्स्ट प्लेस दिया गया है। और उसके बाद में रिटन जो स्किल्स हैं, जब आपने ग्रामर सीख ली है, आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया है, आपने आर्टिकल का यूज़ सीख लिया है, प्रिपोजिशन का यूज़ सीख लिया है, यू नो हाउ टू प्लेस ऑल दीज एलिमेंट्स और द वर्ड्स प्रॉपर वे, प्रॉपरली इन अ सेंटेंस, एंड यू आर एबल टू मेक सेंटेंस। जब आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से जमा कर उनके व्यवस्थित स्थान पर लिख देते हैं और उनका सही अर्थ निकलता है, तो वो एक सेंटेंस हो जाता है। उस सेंटेंस के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम उन सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनाएं, बड़े बड़े अपने विचारों को व्यक्त करें, जो आपके विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे उन विचारों को व्यक्त करके पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए आपके लिए पहला टॉपिक है, आपको उसको टेस्ट करने के लिए कि आप कितने सक्षम हैं एक फॉरेन लैंग्वेज में अपने विचारों को व्यक्त करने में और उनको लिखने में, अपने विचार लिखने में। तो उसके लिए सबसे पहला टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारे की सारी राइटिंग्स कहीं ना कहीं पर मिलती जुलती है। देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज राइटिंग्स, इन सारी सारी राइटिंग्स के बीच में। अब जैसे पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग के अलावा आपके रिपोर्ट राइटिंग होता है, जो कि आपका टॉपिक भी है। रिपोर्ट राइटिंग के अलावा आपके आर्टिकल राइटिंग होता है, ये टॉपिक आपके शायद है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, बट अभी देख लेंगे। आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और आर्टिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना, आर्टिकल राइटिंग अलग है और आर्टिकल का यूजेज अलग है। जब वो डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग का मतलब एक पैराग्राफ के अंदर एक विषय वस्तु के बारे में सारी चीज़ों को बता देना बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए या बदले हुए, उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। ऐसे राइटिंग जहाँ पर विचार बदलते हैं, एक विषय वस्तु के बारे में, एक कंटेंट के बारे में विस्तृत रूप में लिखना, उदाहरणों के साथ उसे प्रस्तुत करना, अलग अलग पैराग्राफ में उनको लिखना, ये ऐसे राइटिंग होता है। रिपोर्ट राइटिंग किसी भी इवेंट, एक्सीडेंट या पास्ट के किसी भी इंसिडेंट को अपने शब्दों में बयां करना, उसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। जैसे इलेक्शन कैंपेन की रिपोर्ट लिखो आप, एक एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ आपके कॉलेज के अंदर, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करो और मैगजीन में पब्लिश करो, तो वो रिपोर्ट राइटिंग है। रोड एक्सीडेंट भी रिपोर्ट राइटिंग में आता है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। कि कहाँ पर, किस वक्त, किस जगह क्या घटना हुई, उसके क्या परिणाम हुए, उसमें किस तरीके के सीन थे, सारी की सारी चीज़ें रिपोर्ट राइटिंग में लिखी जाती है। आर्टिकल राइटिंग में हम पैराग्राफ्स भी यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं पे ऐसे की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम कैची लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कैची का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, साथ ही साथ अपने विचारों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम कोटेशंस भी लिखते हैं, जिसमें हम वक्तव्य भी देते, अलग अलग उदाहरण भी देते हैं। ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाती है? आर्टिकल राइटिंग में। आर्टिकल्स आर बेसिकली रिटन फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन।
नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसी, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग। प्रेसी का मतलब होता है समरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग की अपन ने बात कर ली है, प्रपोजल राइटिंग। अगर आप ये सारी प्रपोजल राइटिंग हमेशा आता है बिजनेस राइटिंग के अंदर आती है। जब आप किसी चीज़ के लिए टेंडर फिल करते हैं, कुछ भी फिल करते हैं, तो उसमें एक प्रपोजल प्रिपेयर करते हैं और उसके लिए हम लिखते हैं प्रपोजल राइटिंग। स्टाइल, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। और यहाँ पे स्टाइल है, ये हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टाइल में लिखे जा रहे हैं, क्या इनके तरीके होते हैं प्रोफेशनल राइटिंग के, बिजनेस राइटिंग्स जो भी होती हैं। प्रिपरेशन फॉर करिकुलम विटने एंड जॉब एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है, सीख लो। अनअवॉइडेबल मतलब दैट, ऐसा टॉपिक जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पेपर्स में हर साल जॉब एप्लीकेशन, लॉन्ग राइटिंग क्वेश्चंस में, लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चंस में डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। क्योंकि इस टॉपिक में क्या है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। काफ़ी हद तक उसके जो सेंटेंसेस है वो भी सेम होते हैं। आपको उन सेंटेंसेस को सिर्फ याद रखना है और माइनर चेंजेस जो कि क्वेश्चन डिमांड करता है, उन चेंजेस को उसमें जगह देनी है और अपनी एक एप्लीकेशन बढ़िया सी प्रिपेयर करनी है। साथ ही साथ किस तरीके से आप अपना सीवी और रेज्यूमे प्रिपेयर करते हैं, देयर आर थ्री थिंग्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक्रोनिम क्या है इसका, सीवी, करिकुलम विटे बोलते हैं इसको, और रेज्यूमे, और एक और चीज़ होती है बायोडेटा। ये तीनों लगभग सेम हैं। इन बायो सीवी, रेज्यूमे, बायोडेटा, इसमें आप अपने आप को पूरी तरीके से क्या करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्म करते हैं द फर्म इन विच यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट। एक ऐसी फर्म और एक ऐसी स्कूल, विद्यालय भी हो सकता है, कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को जॉब के लिए, यू आर ए जॉब सीकर, आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को वर्बली, शब्दों से बताना पड़ेगा। इंटरव्यू में तो खैर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके जो आपने लिखा है उसको टेस्ट करेंगे। इंटरव्यू इज डिफरेंट देन सीवी एंड रेज्यूमे। लेकिन सीवी क्या है कि आपका एक खाका है, एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप बता रहे हो कि मैं इस तरीके का व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति हूँ और जो कि आपकी जॉब के लिए सुटेबल है, अतः आप मुझे हायर कीजिए। इसलिए हम क्या लिखते हैं, सीवी, रेज्यूमे और बायोडेटा। आज भी लेटर राइटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेटर माना जाता है वो जॉब एप्लीकेशंस मानी जाती है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्ज़ाम फाइट करते हैं, एग्ज़ाम फाइट कर लिया उसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट का ऑर्डर मिलता है। जब आप उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेकर जाते हैं और जिस संस्था में या जिस जगह पर आप अपॉइंट होना चाहते हैं या होने वाले हैं या आपको आदेशित किया गया है, ऑर्डर दिया गया है ज्वाइन करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, आपको वहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जॉब एप्लीकेशन को सीखना कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। हालांकि ये टॉपिक 6 स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है, लेकिन लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग 6 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम एक लेटर ढंग से नहीं लिख पाते। लेटर राइटिंग काफ़ी रेलेवेंट है आज के टाइम में भी, बिकॉज ये एक सॉलिड डॉक्यूमेंट और प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है किसी भी डिमांड को पूरा करवाने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए। सपोज कीजिए कि आप एक छोटी सी शॉप चला रहे हैं और आपको उन शॉप के अंदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और आप उसे वो ख़रीदना चाहते हैं एक ऐसी फर्म से जो कि रिनाउंड है। अगर आपने उसको वर्बली ऑर्डर दिया है, वो आपके उस ऑर्डर को सुनता है, आधा सुनता है आधा नहीं सुनता, और ऑर्डर प्लेस करके आपको भेज देता है, आपने ध्यान नहीं दिया, और बाद में आप कंप्लेन करोगे मेरे पास ये नहीं आया, मेरे पास ये चीज़ भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसीलिए बिजनेस लेटर्स भी लिखे जाते हैं जिसमें आप डिमांड करते हैं, उसकी एक कॉपी आप रखते हैं,
सामने वाले को सेंड करते हैं, ताकि बाद में कभी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी तरीके का कोई ऐसा डिस्प्यूट हो, तो उस डिस्प्यूट के अंदर ये लेटर्स क्या करते हैं, एज एन एविडेंस यूज़ होते हैं। जब आप सरकार से, अथॉरिटी से या किसी भी संस्था से किसी भी कार्य को करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए लेटर लिखा जाता है। यहाँ तक कि स्कूल से जब आप बाहर जाएंगे तो उसके लिए भी आपको टीसी की ज़रूरत पड़ती है। और जब स्कूल से बाहर जाओगे, कॉलेज से बाहर जाओगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्य के लिए आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, अवेलेबल करवाना पड़ेगा। और तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपसे मांगी जाने वाली है, दैट इज़ जॉब एप्लीकेशन। और यूजी के अंदर जॉब एप्लीकेशन के बिना जाना वही है कि एक युद्ध क्षेत्र में अपने तलवार और ढाल छोड़कर जाना। नेक्स्ट, सिनॉप्सिस राइटिंग, ये भी लगभग काफ़ी हद तक मिलती जुलती है प्रेस राइटिंग से। इंटरव्यू, इंटरव्यू दो व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संवाद जिसमें एक व्यक्ति जो कि प्रश्न पूछता है और सामने वाले के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करता है। कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी हम डिटेल स्टडी करेंगे। और इसकी इंपॉर्टेंसेस क्या हैं, इसके प्रोसेस क्या हैं, इंटरव्यू किस तरीके से लिए जाते हैं, ये सब हम अपने डिटेल क्लासेस में देखेंगे। तो दिस इज योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, not too brief, but a brief introduction of your syllabus, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सही टॉपिक्स को आपकी इस यूजी कोर्स में प्लेस किया गया है, जगह दी गई है। ज़रूरत यह है कि आप इन सब को ढंग से स्टडी करें। काफ़ी आसान भी है, काफ़ी स्कोरिंग भी है, और टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपने अगर चीज़ों को समझ लिया है, थोड़ी सी मेहनत कर ली है, थोड़ा सा साथ मेरा दे दिया है, तो ये पक्का है कि आपको यूजी के अंदर इंग्लिश में कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ ये भी मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इन टॉपिक्स के स्टडी बराबर करने के बाद में एग्जाम्पल्स अगर आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहे, तो आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एक जो बेसिक प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि बेसिक से बाद वाला जो स्टेज आती है उसके लिए आपको और डीप जाना पड़ेगा। वो भी कोशिश करेंगे हमारी अगली क्लासेस में। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।